उससे तो बड़ी दर्द हो रहा होगा अमेरिका को भी, चाइना को भी। अमेरिका को इसलिए क्योंकि उसने तो अपना सीआईए का एजेंट वो जो मैथ्यूज वैन डाइक था वो यहीं पर तो भेजा था। वो टूरिस्ट वीजा पर भारत में आया, कोलकाता में उतरता है और अवैध तरीके से म्यांमार का बॉर्डर क्रॉस करके वहां पहुंच गया। वो इन्हीं लोगों को, उल्फा और अराकान आर्मी, इन्हीं के लोगों को तो ड्रोन की ट्रेनिंग दे रहा था यूक्रेनियन के साथ मिलकर। एक दिन पहले आप देखिए उसको पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया था, क्या हालत है उसकी। ये तस्वीरें तो अमेरिका को डरा रही होंगी ना, और ऊपर से अब म्यांमार की कार्रवाई। अमेरिका को और सीआईए को जी, ये तस्वीर बहुत कुछ बता देती है। जिंदा है मगर कुछ करने की हालत में नहीं, चल भी नहीं पा रहा है। गांधी जी के देश में अनशन पे उतरा था मगर दिन के 2 लीटर दूध पी के। आज इनकी ये हालत हो गई है कि जैसे अंग्रेजी में एक कहावत है अंजू जी, सिंग्स लाइक अ कैनरी। हम कहते हैं ना हिंदी में, तोते की तरह बोलता है। आज वो तोते की तरह बोलता है, और तोते की तरह बोलते बोलते उसने काफी अंतरराष्ट्रीय संगठनों के राज भी उगले हैं और साथ में कुछ ऐसी हकीकतें बताई है जिससे हमें समझ में आ रहा है कि ये मैथ्यू वैन डाइक सही में कोई टूरिस्ट नहीं था, कोई फोटोग्राफर नहीं था, वो सीआईए का बहुत सीनियर पर्सनल था। आप एक चीज को याद रखिए मैथ्यू वैन डाइक पे जाने के बाद कि सीआईए के तकरीबन 17 ऑपरेटिव्स को बांग्लादेश में होटलों के अंदर, स्विमिंग पूल्स में, अलग अलग जगहों पे खत्म कर दिया गया है। अभी किसने किया हमें नहीं पता। अज्ञात बंदूकधारी ने किया, रशियन एजेंट्स ने किया, इजरायली लोगों ने किया, क्या किया, किसने किया पता नहीं, मगर उसी के बाद वो भागा था। फिर उन्होंने, मैथ्यू वैन डाइक के बारे में ऐसा कहा जाता है कि फिर उसने यूक्रेनियंस की टोली लेके ड्रोन्स की ट्रेनिंग शुरू की। उसके साथ में ये फर्जी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड्स के जरिए भारत के अंदर फाइनेंस भगाने के लिए ये सब बातें बाहर आ रही है एक के बाद एक। आज हमें 6 महीने के अंदर पता चल जाता है। 17-18 मार्च से वो बैठा है अंदर, उसको पकड़ के लाए हैं। आज कौन सा हुआ, 3-4 जुलाई हुई, और काफी चीजें हो गई है। इसके साथ में अंजू जी एक बात तो ये निकल के आ रही है कि 26/11 का जो वाकया था, वो वाकया बहुत गहरी साजिश के तहत हुआ है। ये जो हमारे पीसफुल्स आज निकले हैं ना 61 लोग, जिसमें एक एक्स रॉ चीफ है दुलत साहब जो का वो भी वहां पर रॉ में काम कर रहे थे। और ऐसा कहा जाता है, सुरक्षा एजेंसी के सूत्र ऐसा बता रहे हैं हमें कि मैथ्यू वैन डाइक ने अपना गाना गाते गाते ऐसा कहा था कि भारतीय सिक्योरिटी का एक हनीबी, जिसे हम कहते हैं मोहरा, वो हनीबी के थ्रू पूरी 26/11 की जानकारी दी गई थी। यानी कि रैकी की गई थी इंफॉर्मेशन जो थी, वो हनी बी जो था उसके जरिए उन आतंकवादियों तक पहुंचाई गई थी। और उस वक्त सर ये एएस दुलत जो है वो क्या रॉ चीफ थे या रॉ में ही किसी और पद पर थे? मेरे हिसाब से वो रॉ चीफ तो नहीं थे, मगर शायद उसके एक आध पद नीचे थे, तो हैंडलिंग तो काफी करते होंगे। और आज यही मिस्टर दुलत, वो शांति वार्ता वाले जो 61 है ना हमारे भारतीय देशद्रोहियों जो पाकिस्तान के साथ डिप्लोमेटिक संबंध शुरू करने की बात कर रहे हैं, उनमें मुकर है। ये ड्राफ्ट भी उन्होंने, मेरा तो ये मानना है कि ये ड्राफ्ट भी उन्होंने बना के दिया है। तो ये काफी लंबी चौड़ी चीजें पिछले 20-25 साल की भारत के साथ में क्या क्या हुआ उसकी बातें मैथ्यू वैन डाइक की जुबानी निकल रही है। सर ये जो वैन डाइक है इसने तो यहां तक कहा है ना कि एएस दुलत को शायद पता है कि वो हनी बी कौन है,
जांच एजेंसी यही जानकारी दे रही है ना कि जिस हनीबी का जिक्र वैन डाइक ने पूछताछ में किया है उसके बारे में पूरी जानकारी एस दुलत के पास होगी, तो फिर तो नंबर एस दुलत का भी लग सकता है, जो आजकल बड़े उछले हुए हैं, अमन के फरिश्ते बने घूम रहे हैं, अमन की आशा बने घूम रहे हैं। अब तो एनआईए उनको भी पकड़ सकती है पूछताछ के लिए कि बताइए हनीबी कौन है। नहीं नहीं, पूछेंगे ना। और मजे की बात तो ये है, दुल्लत को तो पूछेंगे ही पूछेंगे। मैथ्यू वैन डाइक ने तो वहां तक गाना गाया है कि अभी भी वो हनीबी भारतीय सिक्योरिटी एजेंसीज के अंदर एक्टिवली कार्यरत है। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि अभी भी घर का बेबी कोई अंदर बैठा हुआ है लंका ढाने के लिए। आप देख रहे हैं पिछले काफी दिनों से जो वारदातें एक के बाद एक देश के भागों में हो रही है, कहीं ना कहीं ये सब चीजों का ताल्लुक है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि म्यांमार जैसी जगह, जो कि दो महासत्ताओं के लिए एक पावर स्ट्रगल बन चुकी है, चाइना और यूएस के लिए, उसमें काफी चीजें बाहर आ रही है। देखिए, मैथ्यू वैन डाइक को, सीआईए को बहुत बड़ा इंटरेस्ट था म्यांमार में, क्योंकि उनको वो गोल्डन क्रेसेंट को प्रिजर्व करना था। क्योंकि सीआईए और ड्रग दो चीजें अलग अलग कभी नहीं चल सकती। और ड्रग्स का विश्व भर का सबसे बड़ा कारोबार कोलंबिया के बाद अगर होता था तो ये क्रेसेंट से होता था। तो सीआईए को एक तरफ ये है, दूसरी तरफ चाइना को इंटरेस्ट है म्यांमार के रेयर अर्थ मटेरियल के ऊपर। उन्होंने तो एक पाइपलाइन भी लगाई हुई है, वो पाइपलाइन भी आज कार्यरत है, मगर अब अप्रैल में जाके म्यांमार के प्रेसिडेंट ने उस पर फुल स्टॉप लगा दिया कि हम साइन नहीं करेंगे। अभी अभी बांग्लादेश के नए नवेले जो चुने गए हैं ना प्रधानमंत्री, खालिदा जिया के बेटे, वो भी जाके आए, उन्होंने साइन कर दिया चाइना बांग्लादेश इकोनॉमिक कॉरिडोर। एक्चुअली चाइना तो चाहता था कि चाइना बांग्लादेश म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर हो, जिससे भारत के ऊपर नजर भी रखी जाए और भारत को बीच में भी लिया जाए, पकड़ में भी लिया जाए। मगर म्यांमार, खुदा ना खाता, शुक्र करो कि म्यांमार को समझ में चीजें बहुत जल्दी आ गई। जैसे मालदीव्स ने एक तमाचा खाया तो उसकी समझ में आ गई, इसको तमाचा खाए बगैर ही चीजें समझ में आ गई कि मेरे ब्रेड पे बटर कौन सी साइड पे लगा। संजू जी।